नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण। ठीक है, हिंदी भाषा में पढ़ेंगे हम भाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? जो है भाषा को, ठीक है, अधिगम कराने के लिए, शिक्षण करने के लिए हमको किस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, जिस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से हम शिक्षण कराते हैं, वही होता है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, वही होता है भाषा शिक्षण का जो है सिद्धांत। अब देखते हैं भाषा शिक्षण का सिद्धांत में हम 15 जो है टॉपिक लिए हैं। ठीक है, हमने 15 टॉपिक लिया है। उसमें से आपको हम कंफर्म करेंगे भाषा शिक्षण के किस किस माध्यम से जो है भाषा शिक्षण कराया जाता है। आपको इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे, मतलब भाषा शिक्षण से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो कहाँ कहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, जो भी हमारे नए मित्र चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उनके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्त मित्रों के पास जो है शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके पास जो है वीडियो शेयर कर दें। शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, और देखते हैं पहला इसमें सिद्धांत दिया है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, किसी को, ठीक है, किसी के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, एक वस्तु को पढ़ाते हैं तो उसमें दूसरा वस्तु निहित हो, वही होता है अनुबंधन। अनु मतलब होता है आगे। ठीक है, आगे से जुड़ा हुआ। अनुबंधन, आगे से जुड़ा हुआ। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, हम पढ़ाते हैं अ से आम। ठीक है, अ से आम पढ़ाते हैं। जब छोटे बच्चा रहता है, ठीक है, तो हम क्या आम पढ़ाते हैं। ठीक है, कहते हैं अ से आम। ठीक है, आम पढ़ाते हैं हम बच्चे को। ठीक, लेकिन बच्चा पढ़ता क्या है? पढ़ता तो वास्तविक में वो आम ही पढ़ता है, आम ही जानता है, लेकिन उसके माध्यम से हम सिखा क्या रहे हैं? ओ, ठीक, और सिखा रहे हैं और आ सिखा रहे हैं कि ओ से आम होता है। हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? क से कबूतर। ठीक है, कबूतर पढ़ाते हैं, कबूतर, लेकिन वास्तविक में हम कबूतर को थोड़ी पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा क्या रहे हैं? क सिखाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो वही होता है अनुबंधन, कि हम पढ़ा कबूतर को रहे हैं लेकिन सिखा किसको रहे हैं? क को सिखा रहे हैं। यही होता है अनुबंधन सिद्धांत। और आगे देखते हैं दूसरा इसमें दिया अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है कि दोहराना, किसी के नकल, किसी का नकल करना, वही होता है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत में देखते हैं कि बालक क्या करता है? टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर के बोल देने के बाद से बच्चा दोहराता है, वही क्या होता है? अनुकरण होता है। मतलब अनुकरण करके, किसी का नकल करके सीखना अनुकरण सिद्धांत होता है। और भाषा शिक्षण में इसका उपयोग कैसे है कि अनुकरण के माध्यम से हम कैसे पढ़ाएंगे? जैसे हम कविता पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, कोई पोयम पढ़ाने हम जा रहे हैं क्लास में, ठीक, तो क्या करेंगे? हम पहले जो है टीचर खुद हम पढ़ाएंगे। ठीक है, खुद हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए हमको कविता एक पढ़ना है कि चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। तो हम क्या पहले क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे कि बच्चों हमारे साथ दोहराना। तो हम शुरू करेंगे चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। तो बच्चा क्या करेगा? हमारा अनुकरण करेगा, अनुकरण करके सीख लेगा। वही होता है अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, इसके माध्यम से क्या बच्चा जल्दी सीख लेता है, अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से ही। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? बच्चे को क्या क्रिया करने के लिए जो है क्रिया करके सिखाया जाए। क्रियाशील मतलब क्रिया में सक्रिय हो, वही होता है क्रियाशीलता। आप जो है भाषा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसका अर्थ जो है ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्रियाशीलता क्या है कि जैसे शनिवार को, ठीक है, शनिवार को हम बच्चे को जैसे कविता पाठ करवाते हैं। शनिवार को शाम को हम बच्चे को कविता पाठ करवाते हैं स्कूल में। ठीक है, हर शाम को हम क्या करते हैं? बच्चे को खेल खिलाते हैं। खेल के माध्यम से क्या करते हैं? बच्चे को सिखाते हैं। वही होता है क्रियाशीलता। बच्चे को क्रियाशीलता के माध्यम से सिखाना। बच्चे को कविता, क्लास में कविता, बच्चे से कविता सुनना, उससे बुलवाना। ठीक है, और दो बच्चे को खड़ा करके क्या करना? तुम आपस में अपना परिचय बताओ, तुम इसके परिचय दो, तुम और तुम्हारा परिचय लेगा। तो वही होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके माध्यम से क्या होता है? बच्चे एक दूसरे से सीख लेते हैं और टीचर की भूमिका केवल एक सहायक की भूमिका रह जाती है। ठीक है, और बच्चे इससे क्या होते हैं? उनका आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है और बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, और कहता है चौथा हमारा पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, किसी को मोटिवेट करके सिखाना। ठीक है, बच्चे को हम क्या करेंगे? मोटिवेट करके सिखाएंगे। अभिप्रेरणा, प्रेरित करके सिखाएंगे कि तुमको ये करना है। ठीक है, तुम ऐसे पढ़ोगे तो
तुम यहाँ तक जाओगे, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे भाषा तो जल्दी सीखोगे, ठीक है। तो एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और रुचि का सिद्धांत क्या होता है कि रुचि का जो है, बच्चा जिस भाषा में रुचि लेता है, जिस कार्य में रुचि लेता है, मान लीजिए कोई बालक है आपके क्लास में जो भाषा सीखना चाहता नहीं है लेकिन खेल सीखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, उसके रुचि के अनुसार बच्चे को हम क्या करेंगे, भाषा को सिखा देंगे। तो वही होता है रुचि का सिद्धांत। अगला कहता है अभ्यास का सिद्धांत। बच्चे को क्या करें, अभ्यास करवाएं, ठीक है। ज़्यादा एक्टिविटी कराएं, मतलब बच्चे को क्या करें, ज़्यादा अभ्यास करवाएं तो बच्चा क्या होगा, जल्दी सीख लेगा। अभ्यास का मतलब आप तो समझ ही रहेंगे, बच्चे को अभ्यास के माध्यम से सिखाना अभ्यास का सिद्धांत होता है। अगला कहता है हमारा, अगला पॉइंट कहता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मतलब जीवन समन्वय, बच्चे का जो जीवन में जीवन से जोड़ के पढ़ाना, बच्चे को जीवन से जोड़ के पढ़ाना, जीवन में जो घटित होता है उसके माध्यम से भाषा को सिखाना, यह होता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। अब इसको उदाहरण देखते हैं। इस समय चल क्या रहा है, महामारी हमारे यहाँ चल रही कोरोना वायरस का, पूरा विश्व जो है परेशान है कोरोना वायरस से, ठीक है। कोरोना वायरस से जब विद्यालय हमारा, इस समय तो विद्यालय बंद है, लेकिन जब विद्यालय हमारा खुलेगा तो हम बच्चे से क्या करेंगे, बच्चे से हम कहेंगे कि कोरोना में कौन कौन सी हमारे सेवाएं चालू थी, कौन कौन सी सेवाएं जो है हमको दे रही थी, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, वो तुरंत बता देगा मेडिकल, ठीक है, मेडिकल हमारी खुला था, ठीक है। किराना स्टोर हमारा सुबह खुलता था 7 से 9। तो क्या होगा, बच्चे के मस्तिष्क में मरा हुआ है। और उसके बाद हम कहेंगे कि कोरोना में कौन कौन सी सेवाएं बंद थी, ठीक है। तो बताएगा बालक कि हमारी रेलवे सेवाएं, ठीक है, रेलवे सेवाएं जो है, हमारा रेल सेवाएं, जहाज़ सेवाएं जो हैं सब बंद थी, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इस पे ज़्यादा वो समझेगा क्योंकि उसके सामने घटित हुआ है कोरोना वायरस के बारे में। हम कहेंगे इस पे निबंध लिखो, तो बच्चा क्या करेगा, निबंध लिख देगा। या बच्चे को क्लास में खड़ा करके पूछेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में 5 जो है मुख्य घटना बताओ, तो तुरंत जो अपने क्षेत्र की घटनाएं बता देगा, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चा उससे जल्दी सीखेगा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा उससे जल्दी सीखेगा। वही होता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। और नेक्स्ट कहता है हमारा, नेक्स्ट हमारा कहता है, नेक्स्ट कहता है 7वां, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री सिद्धांत, ठीक है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री सिद्धांत। अब एक क्या होता है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री सिद्धांत, कि एक निश्चित का उद्देश्य, हमारा एक निश्चित उद्देश्य हो और एक निश्चित पाठ्यक्रम, उसके माध्यम से हम पढ़ाएंगे तभी बालक सीख पाएगा। नहीं तो हमको पढ़ाना कुछ और है, हम पाठ्य सामग्री कुछ और लेके जाते हैं, ठीक है। पाठ्य सामग्री हम कुछ और, पढ़ाना है भाषा और विज्ञान की पाठ्य सामग्री बना के ले गए हैं, तो क्या बालक नहीं सीख पाएगा। तो पाठ्य सामग्री और एक पढ़ाने का क्या निश्चित उद्देश्य हो तो बालक क्या जल्दी सीखेगा, ठीक है। और अगला कहता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता होती है कि बच्चा अलग अलग प्रकार के होते हैं। बच्चे जो अलग अलग जो है प्रकार के, कोई मंद बुद्धि बालक है, कोई तीव्र बुद्धि है, कोई प्रखर बुद्धि है, कोई जड़त्व बुद्धि वाला है। तो वही होता है व्यक्तिगत भिन्नता, अलग अलग जो है इनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कोई बालक मान लीजिए प्रखर है, कोई तीव्र है, कोई मंद है, कोई जड़ बुद्धि वाला है। हर बालक को हमारे कक्षा में हर प्रकार के बालक हैं। तो हम क्या करेंगे, हर बालक के उनके स्तर पर जाकर, मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है तो हम मंद बुद्धि वाले बालक के ऊपर जाकर पढ़ाएंगे, उसके दिमाग के स्तर पर जाकर पढ़ाएंगे। कोई तीव्र बुद्धि वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, उसके जो है पीछे तो लेके जाएंगे नहीं, जो उसका मस्तिष्क जहाँ तक डेवलप किया उसी के डेवलप के अनुसार हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यही होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके अनुरूप बच्चे के अनुरूप जो है हम पढ़ाएंगे। और कहता है अनुपातिक क्रम का सिद्धांत। अनुपातिक एवं क्रम का सिद्धांत, ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि हमारे भाषा कौशल जो है, भाषा कौशल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हमारी भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, सुनना, ठीक है, होता है सुनना, ठीक है। और दूसरा होता है बोलना, दूसरा होता है बोलना। और तीसरा होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। और चौथा होता है लिखना, बोलना, ठीक है, सॉरी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये हमारे 4 कौशल जो है, भाषा में 4 कौशल जो है कौशल हैं। अब इस कौशल को क्या एक अनुपात में, ठीक है, एक अनुपात में देंगे कि हमको बच्चे को पहले सुनना है, ठीक है। बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है। जब सुनेगा तो क्या करेगा, बोलेगा, बोलेगा तो क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा तो क्या करेगा, लिखेगा, ठीक है। हमको उसी के एक अनुपात में देना है, मतलब कि
जितना हम सुनना सिखाए हैं उतना क्या बोलना हम बच्चे को सिखाएंगे, जितना बोलना सीखा उतना ही हमको क्या पढ़ना सिखाएंगे, और जितना पढ़ लिए उतना ही लिखना सिखाएंगे, हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। वही अनुपात है। क्रम का क्या सिद्धांत है कि हम एक क्रम से पढ़ाएंगे। पहले क्या है, पहले सुनता है तो पहले सुनना ही पढ़ाएंगे, उसके बाद से बोलता है तो बोलता ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बोलना ही पढ़ाएंगे। न कि पहले शुरू कर देंगे, मान लीजिए शुरू कर दिए इधर से कि पहले लिखना तुम सिखाना शुरू किए हो, लिखाना, उसके बाद से पढ़ाना, ठीक है, उसके बाद से सुनना, मतलब एक कोई सीक्वेंस नहीं हो, क्रम कोई ना हो, तो ऐसे बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। वही कहता है कि एक क्रम में, ठीक है, एक अनुपात में जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो बालक जल्दी सीखेगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला कहता है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित सिद्धांत। मतलब बाल केंद्रित मतलब बालक के ऊपर जो केंद्रित हो शिक्षा, वही होती है बाल केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित सिद्धांत। बालक के अनुसार हम सिखाएंगे, बालक किस में रुचि रखता है, खेलने में, पढ़ने में, जिसमें रुचि रखता है उसके अनुसार हम बालक को पढ़ाएंगे, वही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। आगे देते हैं, आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब शिक्षण सूत्र का सिद्धांत कहलाता है कि आपने देखा होगा आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आपने पढ़ा होगा। ये होता है शिक्षण जो है सूत्र, इसे शिक्षण सूत्र के माध्यम से पढ़ाना, वही होता है जो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारे शिक्षण सूत्र है उसके माध्यम से पढ़ाना जो है शिक्षण सूत्र सिद्धांत कहलाता है। और अगला दिया आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट दिया आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना, एक पथ पे ही बार बार घूमना, वही आता है आवृत्ति। तो क्या होता है, बच्चे को एक ही प्लेटफार्म पे, ठीक है, बच्चे को एक ही जो बात को सिखाने के लिए, ठीक है, हम बार बार उसको क्या करें, दोहराएं, वही होता है आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। आवृत्ति का, जैसे मान लीजिए कविता हमें याद करवाना है तो बालों क्या करेंगे, कविता को कई बार उसको सुनाएंगे, उसके बाद से क्या करेंगे कि तुम अपनी भाषा में इसको बोलो, उसके बाद से तुम पढ़ो, उसके बाद से कविता को क्या करो, लिखो, यही होता है आवृत्ति करवाना जो है। तो क्या करेगा, बालक सीख लेगा। और अगला कहता है चयन का सिद्धांत। हमको करना क्या, बच्चे को क्या करना है, चयनित, हम पढ़ाना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो हम पहले सब्जेक्ट का चयन कर लें, हम एक टॉपिक का चयन कर लें, ठीक है, वही होता है चयन का सिद्धांत। और नेक्स्ट कहता है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का इंग्लिश होता है मिच्योर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कई बार बालक थोड़ा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि वो तीव्र जो है, तीव्र बुद्धि वाले बालक के ग्रुप में चले गए हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कम सीख पाएंगे। हमको क्या करना है, बच्चे को, बच्चे के अनुरूप, ठीक है, बच्चे के अनुरूप जाके हमको क्या करना है, सिखाना उससे मस्तिष्क के ऊपर। अब इसमें सीखने पिछड़ने का क्या कारण है, क्योंकि बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है। अब परिपक्व से समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि मान लीजिए कक्षा 2 का बालक है, ठीक है, कक्षा 2 का बालक का उम्र मान लीजिए लगभग में 7 या 8 साल होगा, यही होगा, कक्षा 2 का बालक का उम्र 7 या 8 साल होगा, ठीक है। तो जानता कहाँ तक है, बच्चा जानता है केवल प्लस, सुना कहाँ तक है, केवल प्लस जानता है, उसका मस्तिष्क केवल प्लस माइनस तक ही विकसित है। हम उसको क्या प्लस ही माइनस के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। अब आप जाएं कक्षा 2 में और शुरू करें साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, ठीक है, त्रिकोणमिति आपने शुरू कर दिए क्लास 2 में, ठीक है, क्लास 2 में आप जाके त्रिकोणमिति शुरू कर दिए, ठीक है। क्लास में आप जाके रश्मि रथी, मान लीजिए भाषा का क्लास है, आप जाके कक्षा 5 में रश्मि रथी पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है, रश्मि रथी। तो बालक क्या करेगा, नहीं सीख पाएगा। बालक अभी क्या हुआ है, उतना परिपक्व नहीं हुआ है रश्मि रथी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ाना है, हमको छोटी छोटी कविताएं ही पढ़ाना है। वही कहता है परिपक्वता के अनुसार, बच्चे जितना परिपक्व हुए हैं, जहाँ तक उम्र पहुँची है, एक मानक बनाया गया है कि इतने मानक तक बच्चे सीख सकते, उसके मानक के अनुरूप ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वही होता है परिपक्वता का सिद्धांत, मतलब कि बच्चे जिस उम्र के हैं उसी उम्र तक की जो शिक्षा देना है हम उतना ही देंगे, ठीक है। और अगला देखते हैं, कहता है अगला चामस्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। चामस्की महोदय ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है, उसमें अनेक प्रकार के उन्होंने नियम जो बताए हैं कि ताकि बच्चा को क्या करे, भाषा अर्जन करा दे, ठीक है, भाषा को क्या करे, अर्जन करा दे, बालक क्या करे, भाषा को सीख ले। जितनी ये बातें कही गई हैं सब भाषा अर्जन के लिए जो है, भाषा अर्जन के लिए, भाषा सिखाने के लिए कहा गया है, न कि भाषा को अधिगम कराने के लिए कहा गया है। जितनी ये नियम हमने 15 बताया है, अधिगम कराने के लिए नहीं है, भाषा को क्या करना है, अर्जन करवाने के लिए जो है सिद्धांत है। भाषा को हमेशा क्या करना है, अर्जन करवाना है। आपने देखा होगा
कि इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत होती है। अनुकरण का सिद्धांत देख लेते हैं। अनुकरण में कैसा होता है, अब अधिगम में अर्जन में आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि अनुकरण सिद्धांत को उठा लेते हैं हम, ठीक है। अब अनुकरण में सिद्धांत में देखते हैं होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़े सिटी में कि एक रिक्शा चालक या ठीक है एक ऑटो चालक जो होता है कम से कम 3-4 भाषाओं का ज्ञान रखता है, ठीक है। कई कई तो 10 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। आप कहीं गए होंगे बड़ी सिटी में तो देखा होगा कि टैक्सी वाले इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी उनको बोलना आता है, जर्मन भी बोलना आता है, ठीक है। और यहाँ तक कि इंग्लिश भी बोल लेते हैं। आप जब उनका बैकग्राउंड में झांकेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा कभी वो स्कूल गए ही नहीं है, ठीक है। कभी स्कूल वो क्या गए नहीं है, अधिगम कभी उसने कि नहीं किया है, किसका, भाषा का। लेकिन कर क्या रहा है, वो भाषा के कम से कम 5-6 भाषाओं का क्या है, ज्ञाता है, मतलब जानकारी है उसके पास, बोल लेता है। वो सीखा कहाँ से, भाषा अर्जन के माध्यम से सीखा है। उसने क्या किया, भाषा को क्या किया है, अर्जन किया है, न कि भाषा का अधिगम किया है, ठीक है। अर्जन और अधिगम में सबसे बड़ी जो है पर्यावरण का जो है, परिवेश का हमारा रहता है। एक टैक्सी चालक क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है, ठीक है। तो हमने जो भी पॉइंट आपको बताया, भाषा क्या है, अर्जन के लिए है, भाषा अधिगम के लिए नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके पास शेयर जरूर कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।